सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं, बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां चल रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कृषि मेले एवं प्रदर्शनी में जहां सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की, तो वहीं बड़ी तादाद में किसानों ने भी भाग लिया और इस कृषि मेले में जो तमाम जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराई गई, प्रशिक्षण दिया, इसका भी किसानों ने लाभ उठाया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कृषि मेले एवं प्रदर्शनी से जुड़ी एक रिपोर्ट। ये खूबसूरत नजारा मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का है और यहाँ कृषि मेला लगा है। मेले में खेतीबाड़ी से जुड़े स्टॉल हैं और स्टॉल्स में सभी तरह के उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र हैं। स्टॉल सरकारी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से भी लगाए गए हैं और निजी कंपनियों की ओर से भी। मध्य प्रदेश के इस इलाके में शायद अपनी तरह का ये पहला कृषि मेला था, जिसमें चंबल, ग्वालियर अंचल से बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। खासतौर से श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया और आसपास के किसान मेला देखने पहुंचे। मेले में 3 क्लासरूम बनाए गए थे, जहां खेती बाड़ी की नई तकनीक को बकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे आय दोगुनी करने का महायज्ञ कह रहे हैं। ये कृषि मेला नहीं है, ये किसानों की आय दुगनी करने के महायज्ञ का आयोजन है। मेरी आपसे प्रार्थना, इसको गंभीरता से लेके आप चीजें समझने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे। कुछ उपाय सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में, जैसा तोमर जी बता रहे थे, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है और आगे 65 लाख हेक्टेयर में होगी। और आज जब मैं यहाँ आया हूं तो यहाँ मुरैना के, श्योपुर के, ग्वालियर के, भिंड के, शिवपुरी के, हमारे ग्वालियर के किसान यहाँ पे उपस्थित है। मुरैना के तो है ही। मुझे बताते खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी अंचल में और सिंचाई योजनाएं, क्योंकि अगर आय बढ़ाएं तो पहली चीज है पानी। आपको याद है जब ये चंबल की नहर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, टैल एरिया तक कभी पानी नहीं जाता था, और भिंड जिले में तो लोगों ने नहर ही मिटा दी थी। कह रहे कोई फायदा ही नहीं रहे, पानी तो आता ही नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने नहरों का पक्की करके और मुरैना नहीं, भिंड के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी भी जो बचे हुए इलाके
उनमें सिंचाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर जिले के किसान आए होंगे, आए कि नहीं आए? श्योपुर वाले आए हो तो हाथ उठाओ। आए, उठाने वाले होंगे। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी लगातार आपका आग्रह था, आप प्रयत्न कर रहे थे। चैती खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना, अब ये परियोजना भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी लागत है 539 करोड़ रुपया, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकृत करने जा रही है। और केवल चैती खेड़ा नहीं है, टकटोली, बिजरौनी, ये ग्वालियर की है, महेश्वरा, निठारा स्टॉप डैम, बुडेरा स्टॉप डैम, इन स्टॉप डैम का मतलब कीमत है 4 करोड़ 69 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। नवलपुरा तालाब 59 करोड़ का, गोदावरी तालाब 24 करोड़ का, बरगड़ा तालाब 29 करोड़ का। ऐसे करके श्योपुर के लिए भी बड़ौदा का बांध नियंत्रण, पातालगढ़ का बांध निर्माण, आपदा बांध की मरम्मत, पार्वती एक्वाडक्ट का मरम्मत, अगर मैं पूरी सूची बताऊं तो बहुत लंबी है। इस क्षेत्र में भी छोटी छोटी भी सिंचाई योजना बन सकती है, तो उनको भी हम बना रहे हैं। मुंजरी श्योपुर जिले की 414 करोड़ की, सनगटा एयर, बघेल रानी का पूरा स्टॉप डैम, चैना स्टॉप डैम, कटेकरा, सिहोरी, हरचंद बसई, रानी बिरंगवा, कनावर, एक नहीं, ये सारी सिंचाई की योजनाएं छोटी छोटी भी हो तो स्वीकृत करके किसान के खेतों में पानी देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। 2 भीमकाय झोटे यानी भैंसे मेले का मुख्य आकर्षण रहे। एक युवराज और दूसरा घोलू 2। इन्हें देखने के लिए किसानों की भीड़ जमा थी। हर कोई इनकी झलक पाने के लिए बेताब था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का मानना है कि ये मेला एक सम्मेलन मात्र नहीं, बल्कि प्रशिक्षण शिविर की तरह है, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा और वो अपनी खेती को उन्नत बना सकेंगे। बंधुओं, सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैं इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के गांव विकसित हुए, मध्य प्रदेश के शहर विकसित हुए, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, किसान को 0% ब्याज पर कर्ज मिलना प्रारंभ हुआ। सिंचाई का रकबा 2007 में 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 45 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी की यात्रा यही नहीं रुक रही। आने वाले कल में मध्य प्रदेश की खेती का रकबा सिंचाई के समेत 45 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो, इस लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब गांव गरीब और किसान की बात आती है तो लगातार शिवराज सिंह जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसे का आवंटन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ आज पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है। हम सब लोगों के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि एक समय था जब शिवराज सिंह जी तो काम करते थे, लेकिन केंद्र का उतना सहयोग उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार
मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और हमारे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। फिर इसके लिए फसल बीमा का सुरक्षा कवच हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिलाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए। प्रधानमंत्री जी की मान्यता है, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी तो संपूर्ण देश की माली हालत सुधरेगी। इस मनोयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही शिद्दत के साथ देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसका लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है। आज का यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक किसानों का सम्मेलन नहीं है कि कुछ नारे लगाकर और भोजन करके हम अपने घर को चले जाएं। ये एक तौर से बड़ा प्रशिक्षण शिविर है। 11, 12, 13 3 दिन के अंदर इस प्रशिक्षण शिविर में खेती को उन्नत खेती बनाने के लिए, खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, महंगी फसलों की ओर जाने के लिए, बायो फर्टिलाइजर उपयोग करने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, सरसों की खेती को उन्नत बनाने के लिए, कम पानी में धान पैदा करने के लिए, दलहन और तिलहन की फसलों को और बढ़ाने के लिए, बागवानी के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी मेला भ्रमण के लिए पहुंचे, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेले को संबोधित किया। किसान और स्टॉल मालिक काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास हुआ और स्टेडियम में इंडोर आउटडोर सभी सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स यानी कि कदन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं ICAR के अपर महानिदेशक डॉक्टर DK यादव। आइए इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के DD किसान स्टूडियो का। मिलेट जिनको कि हम मोटे अनाजों के नाम से या कदन या पौष्टिक अनाज के नाम से भी जानते हैं, लगभग 3000 जो बिफोर क्रिस्ट के समय से ये उगाई जाती हैं और लगभग 131 जो देश है उसमें मिलेट्स की खेती की जाती है। मिलेट्स को अन्न के रूप में खाया जाता है। हमारे देश में भी हम 8 मिलेट्स फसलों को मुख्य तौर पर उगाते हैं, जिसमें से बाजरा प्रमुख है, जिसकी की हिस्सेदारी कुल जो उत्पादन है उसमें 60.5% है। दूसरे नंबर पर ज्वार आती है जो कि 20.6% है और तीसरे नंबर पर रागी आती है जिसकी की हिस्सेदारी 10.9% है और 1.9% में जो हमारी अन्य 5 छोटे जो मोटे अनाज हैं जिसको कि हम रागी, कंगनी है, कोदो है, कुटकी है, चेना है, सावा है, तो इन सब की मात्रा बहुत कम है।
और जब हम अगर 1950-55 की बात करें तो हमारे देश में इन फसलों के अंतर्गत लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर एरिया आता है, जो अभी घटकर जो 13.8 मिलियन हेक्टेयर रह जाता है। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो जो एरिया में है लगभग 75% की कमी आई है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो हमारा उत्पादन है और जो फसलों की इनकी किस्में जो नई नई उनकी उत्पादकता बढ़ती रही और हम आज लगभग 250% अधिक 1950-55 की बात करें और अगर हम 2019-20 या 21-22 की बात करें तो लगभग 250% की उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब नतीजा है अच्छी किस्मों का और अच्छी जो प्रैक्टिसेज हमारे किसान करते हैं उसका। लेकिन जो 2018 में हमने राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया था और उसकी सफलता को देखते हुए और किसानों के रुझान को देखते हुए इसमें हमने आगे बढ़ के और जो दोबारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यूएन में इसके लिए जो एक रिक्वेस्ट दी और उसको यूएन जनरल असेंबली ने मानते हुए 2020 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाने के लिए और जो हमारा देश है वो मुख्य तौर पर उसमें लीड कंट्री के रूप में, जिसमें कि लगभग 70 अन्य देश भी भाग लेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मिलेट्स जो हमारी थाली से हमारे भोजन से विलुप्त होते जा रहे हैं उनको दोबारा से हमारी थाली में लाना है। और अगर मिलेट्स की हम विशेषताओं की बात करें तो चाहे तो अगर हम इसकी खेती की बात करेंगे तो इसमें आपको सूखा सहन करने की क्षमता, इसको जो है अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और बहुत ही जो ज़मीन जिसमें कि हम गेहूं धान की बात करते हैं वो नहीं हो सकते हैं, जो जिसकी उर्वरकता अच्छी नहीं है, जिसमें ज़मीन लेवल नहीं है, जो मार्जिनल लैंड के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें भी ये अच्छी उत्पादकता देता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष के जरिए किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़ सकती है और इसका लाभ किसानों को किस तरह से मिल सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटरी मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।